हेनरी फोर्ड ने कहा था, शुक्र है इस देश के लोग बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम नहीं समझते हैं। अगर वो जान जाते तो रातों रात एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो जाती। विश्व के हर कोने में लोग अपने दिन के ज़्यादातर समय में पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और ज़्यादातर समय इसे कमाने के लिए देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इसे कंट्रोल कौन करता है। जाहिर है इसे मैं या आप कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही कोई कंपनी या कंपनी में काम करने वाले लोग या उसके मालिक इसे कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसे कोई सरकार भी कंट्रोल नहीं करती है। तो आखिर यह अस्तित्व में आया कैसे और क्यों, और कौन है जो इसे नियंत्रित करता है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है और पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स और पैसे को प्रभावित करता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि लगभग हर देश का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व सिस्टम से इंस्पायर होकर के ही बनाया गया है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन डॉलर पूरे विश्व का मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है तथा अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए ये जानना अत्यंत ज़रूरी है कि आखिर पैसे को कौन बनाता है और इसे कंट्रोल कौन करता है। पहले विश्व युद्ध के अंत से ही अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभर आया है। इतना ही नहीं, अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया का फॉरेन रिजर्व एसेट के रूप में बनकर सामने आया है। लगभग सभी देश डॉलर को अपनी फॉरेन रिजर्व एसेट के रूप में अपनाते चले गए। देश की सरकारें अमेरिकन डॉलर को वैल्यूएबल एसेट के तौर पर अपने पास रखते चली गई। सोने या अन्य खनिज पदार्थों के लेन देन में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका फायदा यह था कि सोने की तरह डॉलर के इस्तेमाल से भी अन्य देशों के साथ व्यापार और सौदे आसानी से होने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लगातार आपके पास जो भी पैसे होते हैं, आखिर क्यों उनकी परचेजिंग पावर हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ आपकी मेहनत की कमाई के पैसों की ताकत कम होती चली जाती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब वियतनाम युद्ध के भारी भरकम खर्च का दबाव अमेरिका पर पड़ने लगा। लगभग हर देश के पास अमेरिकन डॉलर एक रिजर्व एसेट के तौर पर जमा था और हर एक डॉलर के पीछे सोने का बैकअप था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन फेडरल बैंक ने उतने ही डॉलर प्रिंट करवाए जितना उनके पास रिजर्व सोना था या गोल्ड था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत आते आते अमेरिकन सरकार ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब अमेरिकन सरकार दूसरे देशों को उनके पास रखे गए डॉलर रिजर्व के बदले में सोना देने या रखने के लिए बाध्य नहीं थी। इसे एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर लिया गया था, मगर यह पाबंदी आज भी कायम है। इसका असर यह हुआ कि उसके बाद से आज तक प्रिंट किए जाने वाले हर डॉलर के पीछे किसी तरह का कोई गोल्ड बैकअप नहीं रखा जाता है। अमेरिकन फेडरल बैंक जब चाहे तब बिना सोने के बैकअप के या रिजर्व के करेंसी प्रिंट करवा सकता था और यहीं से शुरू होती है फिएट करेंसी। इस तरह से बिना रिजर्व गोल्ड बैकअप से जो भी करेंसी प्रिंट करवाई जाती है उसे फिएट करेंसी कहा जाता है। यह बात आपके पैसे और आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भी मेरी तरह अमेरिका में नहीं रहते हैं, क्योंकि आज भी पूरे विश्व के लगभग सभी देशों का फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकन डॉलर ही है। फिएट करेंसी के चलन में आने से दो बड़े नुकसान लोगों को झेलने पड़े हैं, जिसमें से सबसे पहला नुकसान है महंगाई। क्या कारण है कि 100 साल पहले 1 किलोग्राम गेहूं के लिए जो राशि चुकाई जाती थी आज वह बढ़कर 100 गुना से ज़्यादा हो गई है। इसका कारण है फिएट करेंसी।
जब भी नई करेंसी सिस्टम में आती है, पहले से छापी करेंसी की वैल्यू घट जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। पूरे विश्व में महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा अंधाधुंध फिएट करेंसी छापने की वजह से नोट्स की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू लगातार घटती जा रही है और लोगों को प्रतीत ऐसा होता है कि महंगाई बढ़ने की वजह से चीज़ें महंगी हो रही है। फिएट करेंसी का दूसरा जो बड़ा असर है वो है डेट्स या लोन्स का बढ़ जाना। कमर्शियल बैंक्स ने भी फिएट करेंसी का बेखूबी से दुरुपयोग किया है और लोगों के जीवन को दुश्वार किया है। दरअसल पूरी दुनिया का मात्र 3% पैसा ही कॉइन्स या नोट्स के रूप में मौजूद है। बाकी का 90% सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि 90% पैसा कभी प्रिंट ही नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली बैंक से आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है या फिर दो अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए फिएट करेंसी का पैदा होना और भी आसान और तेज हो गया है। कमर्शियल बैंक से जब आप कभी कोई लोन लेते हैं, चाहे फिर वो गाड़ी खरीदने के लिए हो, टीवी खरीदने के लिए हो या फिर कोई बिजनेस लोन हो, तो बैंक में मौजूद रिजर्व से 10 गुना ज़्यादा लोन्स इशू कर दिए जाते हैं। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग कहा जाता है। इसलिए जितनी बार भी लोन्स या डेट्स इशू किए जाता है, उतनी बार उतनी ही अमाउंट में बिल्कुल नई करेंसी सिस्टम में आ जाती है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। आपका पैसा बैंक में रहते हुए भी वैल्यू खोता जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोन्स और डेट्स को बढ़ावा ही नई फिएट करेंसी को सिस्टम में उतारने या बनाने के मकसद से दिया जाता है और यह सब बड़ी सावधानी और चालाकी से किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे अमेरिका में अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ही इकलौती ऐसी संस्था है जिस पर वहाँ की सरकार का कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस पर सरकार के कोई भी कानून या कंट्रोल्स पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक या फिर अदर फेडरल या सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स किसके लिए काम करते हैं और कौन है जो उन्हें कंट्रोल करता है। इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर ढूंढने में की गई रिसर्च आपको ले जाती है एक ऐसी गुप्त सोसाइटी की कहानी की तरफ जो आज भी लोगों की नज़रों में आए बिना न सिर्फ अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक पर बल्कि इसके माध्यम से पूरी दुनिया पर राज करती है। न सिर्फ राज बल्कि उसे प्रभावित भी करती है, कंट्रोल भी करती है और यहाँ तक कि मैनिपुलेट भी करती है। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटीज़।